Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राजनीति के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय चैप्टर 80 यानी चुनाव या इलेक्शंस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कितने जरूरी हैं। तो भारतीय संविधान ने इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं और ये व्यवस्थाएं मतलब कितनी कारगर हैं? हाँ, और यूपीएससी के लिहाज से देखें तो मेंस के लिए चुनाव आयोग की भूमिका, उसकी स्वायत्ता, उसकी चुनौतियां, इन सब का एनालिसिस बहुत जरूरी है। और प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए तो सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, ईसीआई के काम, उसकी शक्तियां और जो संबंधित एक्ट्स हैं जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट मतलब आरपीए, ये सब जानना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो चलिए फिर भारतीय चुनाव प्रणाली की इन परतों को एक एक करके खोलते हैं, देखते हैं यूपीएससी के लिए इसमें क्या खास है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। इसे भारतीय चुनावों का प्रहरी भी कहते हैं। हाँ, गार्डियन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो संविधान निर्माताओं ने ईसीआई को इतनी शक्तियां और खासकर स्वायत्तता क्यों दी? क्या जरूरत थी? देखिए, जरूरत इसलिए थी ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सकें, बिना किसी दबाव के, खासकर कार्यपालिका के दबाव के बिना। अगर चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये तो बुनियाद है। सही बात है। और मेंस में ये सवाल अक्सर आता भी है किसी ना किसी रूप में, जैसे भारतीय लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने में चुनाव आयोग की स्वायत्तता और शक्तियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। क्रिटिकली इवैल्यूएट। हाँ, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसका जवाब ईसीआई के संवैधानिक आधार, उसके महत्व और उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों में छिपा है। तो वो प्रावधान क्या है? प्रीलिम्स के लिए ये जरूरी होंगे। सबसे पहले तो है अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324। ये कहता है कि संसद राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए जो अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण है, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, वो सब चुनाव आयोग में निहित होगा। सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, ये शब्द बहुत व्यापक लगते हैं। हैं ही। ये सिर्फ चुनाव करा देना नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को सही दिशा देना, उस पर नजर रखना, उसे कंट्रोल करना है। अच्छा, और इसकी संरचना मतलब स्ट्रक्चर कैसा है ईसीआई का? स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सीईसी, और साथ में उतने अन्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर्स या ईसीज, जितने राष्ट्रपति समय समय पर तय करें। तो अभी कितने हैं? अभी ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, एक सीईसी और 2 ईसीज होते हैं, पर ये हमेशा से ऐसा नहीं था। अच्छा, पहले अलग था? हाँ, शुरू में मतलब 1950 से लेकर 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, सिर्फ एक सीईसी होते थे। फिर 1989 में इसे मल्टी मेंबर बनाया गया, फिर बीच में वापस सिंगल मेंबर हुआ और 1993 से ये स्थायी रूप से मल्टी मेंबर बॉडी है, एक सीईसी और 2 ईसीज। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, पर सबसे बड़ा सवाल तो स्वतंत्रता का है। नियुक्ति अगर सरकार के हाथ में है तो स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होती है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, संविधान में इसके लिए कई सेफगार्ड्स हैं। जैसे सीईसी को कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, उन्हें हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की है। मतलब संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। बिल्कुल, आसान नहीं है। और जो अन्य ईसीज हैं, उन्हें सीईसी की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अच्छा। और एक और बात, इनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं, वो नियुक्ति के बाद उनके लिए अलाभकारी रूप से बदली नहीं जा सकती, तो कोई दबाव नहीं बना सकता। ये सब प्रीलिम्स के लिए की फैक्ट्स हैं। ये सुरक्षा कवच जरूरी हैं ताकि ईसीआई बिना किसी डर या पक्षपात के काम कर सके। अच्छा, अब इनके काम और शक्तियों पर आते हैं। फंक्शंस और पावर्स क्या क्या हैं? अरे, काम तो बहुत सारे हैं, लिस्ट लंबी है। हाँ, कुछ मुख्य बताइए। सबसे पहले तो मतदाता सूची, इलेक्टोरल रोल्स तैयार करना और उसे समय समय पर अपडेट करना। ठीक है। फिर चुनावों का पूरा कार्यक्रम मतलब शेड्यूल तय करना,
कब नामांकन होगा, कब वोटिंग, कब गिनती। हाँ, ये तो हम देखते हैं चुनाव के समय। बिल्कुल। फिर राजनीतिक दलों को मान्यता देना, रजिस्ट्रेशन करना और उन्हें चुनाव चिन्ह, इलेक्शन सिंबल्स आवंटित करना। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, खासकर जब पार्टियों में विभाजन होता है। हाँ, सिंबल को लेके काफी विवाद हो जाता है कभी-कभी। हो जाता है। और फिर चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट या एमसीसी लागू करना, ये सुनिश्चित करने के लिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, सत्ताधारी दल फायदा ना उठाए। एमसीसी का पालन करवाना भी एक बड़ी चुनौती है। तो इसके अलावा संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन के मामलों में राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देना, ये अनुच्छेद 103 और 192 के तहत होता है। ये सलाहकारी भूमिका हुई। हाँ, और अगर कहीं चुनाव में धांधली हो, रिगिंग हो, बूथ कैप्चरिंग हो, हिंसा हो, तो ईसीआई चुनाव रद्द या स्थगित भी कर सकता है। तो ये तो काफी शक्तियां हैं, प्रशासनिक भी, सलाहकारी भी और कुछ हद तक अर्धन्यायिक भी लग रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। क्वाजी जुडिशियल पावर्स भी हैं ईसीआई के पास। जैसे मैंने कहा, जब दो गुट एक ही पार्टी के सिंबल पर दावा करते हैं तो ईसीआई तय करता है कि असली पार्टी कौन है, सिंबल किसे मिलेगा। ये क्वाजी जुडिशियल फंक्शन है। इसी तरह डिस्क्वालिफिकेशन के मामलों में सलाह देना भी। तो प्रीलिम्स में अगर पूछा जाए ईसीआई की प्रकृति कैसी है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वाजी जुडिशियल तीनों हैं। ये तो हुई शक्तियों और संरचना की बात, लेकिन क्या ईसीआई हमेशा उम्मीदों पर खरा उतरा है? आजकल तो काफी आलोचनाएं भी सुनने को मिलती हैं। हाँ, आलोचनाएं तो होती हैं। देखिए, एक तरफ तो ये मानना पड़ेगा कि भारत जैसे विशाल और जटिल देश में सफलतापूर्वक चुनाव कराना ईसीआई की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दर्शकों से ये काम बखूबी किया है। हाँ, वो तो है। लेकिन हाँ, हाल के वर्षों में कुछ मुद्दे उठे हैं। एक बड़ा मुद्दा रहा है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की विश्वसनीयता का। हालांकि ईसीआई हमेशा कहता रहा है कि ईवीएम्स पूरी तरह सुरक्षित हैं, टैंपर प्रूफ हैं और वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान भी होता है। हाँ, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जी, लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक दल और सिविल सोसाइटी समूह इस पर सवाल उठाते रहे हैं। आपको याद होगा 2018 के मेंस में ईवीएम चैलेंजेस पर सवाल भी आया था। हाँ, इसका मतलब यूपीएससी भी इस मुद्दे को अहम मानता है। बिल्कुल। इसके अलावा कई बार ये आरोप भी लगते हैं कि आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के मामलों में, खासकर जब प्रभावशाली नेता शामिल हों, तो उतनी सख्ती नहीं दिखाता। मतलब निष्पक्षता पर सवाल। हाँ, निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाते हैं। ये चुनौतियां गंभीर हैं और ईसीआई की इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी की परीक्षा लेती हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद ये तो मानना पड़ेगा कि ईसीआई ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शायद यही चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, जहां ईसीआई की भी सीमाएं हैं और उसके निर्णयों को कुछ मामलों में चुनौती दी जा सकती है। तो मेंस के लिए ईसीआई की स्वायत्तता, लोकतंत्र में उसकी भूमिका और समकालीन चुनौतियां, ये सब समझना जरूरी है। और प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए तो फैक्ट्स, अनुच्छेद 324, ईसीआई की संरचना, सीईसी +2 ईसीज, नियुक्ति राष्ट्रपति, कार्यकाल सुरक्षा सीईसी वाली खासकर, प्रमुख कार्य सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, रोल्स, रिकग्निशन, सिंबल्स, एमसीसी, डिस्क्वालिफिकेशन एडवाइस और क्वासी जुडिशियल नेचर, ये पॉइंट्स एकदम याद होने चाहिए। चलिए, अब ईसीआई से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चुनाव प्रक्रिया की और वयस्क मताधिकार की, अडल्ट सफरेज। हाँ, ये भारतीय संविधान का एक क्रांतिकारी कदम था। बिल्कुल। अनुच्छेद 326, आर्टिकल 326, ये कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। और वयस्क कौन? हर वो नागरिक जो 18 साल या उससे ज्यादा का है, बस उसे संविधान या कानून के तहत अनिवास यानी नॉन रेजिडेंस, चित्त विकृति यानी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अपराध, क्राइम या भ्रष्ट आचरण, करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस के आधार पर अयोग्य न ठहराया गया हो। और सबसे बड़ी बात, कोई भेदभाव नहीं। धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता, संपत्ति, किसी भी आधार पर वोट देने से रोका नहीं जा सकता। जी हाँ, और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 325, आर्टिकल 325। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा और न ही वो इन आधारों पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा कर सकता है। मतलब एक ही कॉमन इलेक्टोरल रोल होगी सबके लिए। बिल्कुल, कोई अलग अलग लिस्ट नहीं बनेगी धर्म या जाति के आधार पर। ये प्रावधान राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वालिटी को सुनिश्चित करते हैं। तो इसका महत्व क्या है? व्हाट इज दिस ऑल मीन?
यही कि भारत का लोकतंत्र समावेशी है, हर वयस्क नागरिक की इसमें भागीदारी है, उसकी आवाज है। मेंस के लिए ये विश्लेषण जरूरी हो सकता है कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज भारतीय लोकतंत्र की नींव कैसे है। और इस अधिकार को प्रयोग करने की जो प्रक्रिया है वो भी जानना प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, चुनाव प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या हैं? देखिए, मोटे तौर पर ये चरण होते हैं। एक, चुनाव का समय। आमतौर पर तो 5 साल में होते हैं, लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने पर। लेकिन सदन पहले भी भंग हो सकता है, तो चुनाव जल्दी भी हो जाते हैं। हाँ, राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं लोकसभा को। जी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। दूसरा, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। ईसीआई तारीखों का ऐलान करता है और इसी के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। ठीक। 3, नामांकन। कैंडिडेट्स अपना पर्चा भरते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करते हैं। 4, जांच। फिर होती है नामांकन पत्रों की जांच, स्क्रूटनी। देखा जाता है कि सब ठीक है या नहीं, उम्मीदवार योग्य है या नहीं। कोई कमी हो तो पर्चा रद्द भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। 5, नाम वापसी। एक तारीख दी जाती है, जब तक उम्मीदवार चाहें तो अपना नाम वापस ले सकते हैं। 6, चुनाव प्रचार। इसके बाद शुरू होता है असली प्रचार। पार्टियां और उम्मीदवार वोट मांगते हैं। ये मतदान से 48 घंटे पहले खत्म हो जाता है। प्रचार की अवधि अब कम कर दी गई है ना? हाँ, पहले ज्यादा समय मिलता था। अब नाम वापसी की आखिरी तारीख और वोटिंग के बीच करीब 14 दिन का समय होता है। ये चुनावी सुधारों का हिस्सा है जो हम बाद के चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है। फिर 7, मतदान, पोलिंग डे। लोग वोट डालते हैं, ज्यादातर ईवीएम से। 8, मतगणना और परिणाम, काउंटिंग। वोटों की गिनती होती है और विजेता घोषित किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया तो काफी व्यवस्थित लगती है। इसे चलाने के लिए कोई कानून भी तो होगा? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर आते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, यानी आरपीए। 2 हैं ये आरपीए, आरपीए 1950 और आरपीए 1951। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है? आरपीए 1950 जो है वो मुख्य रूप से मतदाता सूची तैयार करने, लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, डिलिमिटेशन से संबंधित है, मतलब चुनाव की तैयारी वाला हिस्सा। और आरपीए 1951? आरपीए 1951 असल चुनाव के संचालन से जुड़ा है, जैसे उम्मीदवारों की योग्यता और अयोग्यता, क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस, चुनाव कैसे होंगे, भ्रष्ट आचरण क्या माना जाएगा और सबसे जरूरी चुनावी विवादों का निपटारा कैसे होगा। ये सब आरपीए 1951 में है। आपने अयोग्यता की बात की। आरपीए 1951 में क्या आधार दिए गए हैं किसी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए? कई आधार हैं, कुछ मुख्य बता देता हूं, प्रीलिम्स के लिए जरूरी हो सकते हैं। जैसे अगर किसी को कुछ खास अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हो। कैसे अपराध? जैसे 2 समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाना, रिश्वतखोरी, छुआछूत को मानना या सती प्रथा का महिमा मंडन करना। ऐसे अपराधों में सजा हुई हो तो अयोग्यता हो सकती है। या फिर भ्रष्टाचार या देशद्रोह के कारण सरकारी नौकरी से निकाला गया हो। या अगर किसी ने तय समय में अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा न दिया, या फिर उसका सरकार के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में कोई इंटरेस्ट हो। ये कुछ उदाहरण हैं। ये प्रावधान तो इसलिए है ताकि साफ सुथरे लोग राजनीति में आए, पर जमीनी हकीकत तो कई बार अलग दिखती है। हाँ, वो तो है। चुनावी प्रक्रिया की अपनी चुनौतियां हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां। जैसे हमने पहले जिक्र किया, चुनावों में धन बल, मनी पावर का बढ़ता इस्तेमाल। हाँ, पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। और बाहुबल, मसल पावर का भी। फिर ये पेड न्यूज का मुद्दा है, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, दुष्प्रचार फैलाना। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन भी तो होता है, भड़काऊ भाषण, व्यक्तिगत हमले। बिल्कुल, ये सब गंभीर चुनौतियां हैं और इन्हीं से निपटने के लिए लगातार चुनावी सुधारों, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात होती है। उस पर हम आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे। तो वयस्क मताधिकार जहां राजनीतिक समानता देता है, वहीं ये भी जरूरी है कि मतदाता जागरूक हो, सोच समझकर वोट दे। बिल्कुल। तो इस भाग से प्रीलिम्स के लिए मुख्य बातें क्या हुई? अनुच्छेद 326, वयस्क मताधिकार 18 साल उम्र। अनुच्छेद 325, कॉमन इलेक्टोरल रोल, चुनाव प्रक्रिया के चरण, नॉमिनेशन से रिजल्ट तक। आरपीए 1991 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ ग्राउंड्स और एमसीसी। और मेंस के लिए वयस्क मताधिकार का महत्व, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और उसके सामने चुनौतियां, मनी पावर, मसल पावर, फेक न्यूज, एमसीसी वायोलेशंस, इन सब का विश्लेषण। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। चुनावों से संबंधित विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स और न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक, मतलब चुनाव के बारे में कानून कौन बना सकता है
और क्या अदालतें इसमें दखल दे सकती हैं? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। संविधान ने यहाँ भी शक्तियों का बंटवारा किया है। तो मेंस के लिहाज से यहाँ क्या सवाल बन सकता है? सवाल बन सकता है कि चुनावों के संबंध में विधायी शक्तियों का जो बंटवारा है संसद और राज्य विधानमंडल के बीच और अनुच्छेद 329 के तहत जो अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक हैं, इनके बीच संवैधानिक संतुलन कैसे साधा गया है, इसका परीक्षण करें। अच्छा, तो पहले ये बताइए कि कानून बनाने की शक्ति इसके पास है। देखिए, यहाँ 3 आर्टिकल्स खास हैं, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत जरूरी। कौन कौन से? अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 328 और अनुच्छेद 329। ठीक है। 327 क्या कहता है? आर्टिकल 327 संसद को शक्ति देता है कि वो संसद या राज्य विधानमंडलों के चुनावों से संबंधित सभी मामलों पर कानून बना सकती है। मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और चुनावों से जुड़े बाकी सभी जरूरी विषय, इन सब पर संसद कानून बना सकती है और संसद का कानून सर्वोपरि होगा। ठीक है। और अनुच्छेद 328? आर्टिकल 328 राज्य विधानमंडल को शक्ति देता है कि वो अपने राज्य के विधानमंडल के चुनावों के बारे में उन मामलों पर कानून बना सकता है जिन पर संसद ने पहले से कानून नहीं बनाया है। मतलब अगर संसद ने बना दिया तो राज्य नहीं बना सकता? हाँ, राज्य की शक्ति संसद की शक्ति के अधीन है, सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट। ज्यादातर महत्वपूर्ण कानून संसद ने ही बनाए हैं, जैसे आरपीए 1915 और 1951। समझ गई। अब सबसे दिलचस्प अनुच्छेद 329, ये अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। जी हाँ, आर्टिकल 329 बाज इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। इसके 2 हिस्से हैं। पहला कहता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज या सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा। मतलब डिलिमिटेशन कमीशन ने जो तय कर दिया वो फाइनल। और दूसरा हिस्सा कहता है कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी चुनाव को चुनौती सिर्फ चुनाव याचिका, इलेक्शन पिटीशन के जरिए ही दी जा सकती है और ये याचिका चुनाव खत्म होने के बाद संबंधित कानून यानी आरपीए 1991 के तहत जो अथॉरिटी बताई गई है। कौन है वो अथॉरिटी? वर्तमान में उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट। तो याचिका सिर्फ हाईकोर्ट में ही दायर होगी, चुनाव प्रक्रिया के दौरान अदालतें दखल नहीं देंगी। अच्छा, तो अनुच्छेद 327 और 328 शक्तियों का बंटवारा करते हैं और 329 चुनाव प्रक्रिया को मुकदमों से बचाता है। बिल्कुल, बिलाखा मैंने कहा आरपीए 1950 और 1951 इन्हीं शक्तियों के तहत बने हैं। आरपीए 1950 में मतदाता योग्यता, मतदाता सूची, सीटों का आवंटन वगैरह है और आरपीए 1951 में चुनाव का संचालन, योग्यता अयोग्यता, करप्ट प्रैक्टिसेस और चुनाव याचिका का पूरा प्रावधान है। प्रीलिम्स के लिए इन दोनों एक्ट्स के मेन सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए। पर ये अनुच्छेद 329 की रोक क्यों लगाई गई? अदालतों को चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से क्यों रोका? इसका मुख्य कारण है चुनाव प्रक्रिया की समयबद्धता, टाइम सेंसिटिविटी और निरंतरता बनाए रखना। सोचिए, चुनाव एक तय समय में पूरे होने होते हैं। अगर हर छोटी बात पर कोर्ट केस होने लगे तो चुनाव कभी खत्म ही नहीं होंगे। सरकार कैसे बनेगी? हाँ, ये बात तो है। प्रक्रिया रुक जाएगी, इसीलिए रोक लगाई गई। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि चुनावी मामलों में जुडिशियल रिव्यू का कोई स्कोप ही नहीं है? अगर कोई धांधली हुई हो तो क्या कोई कुछ नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 329 चुनाव प्रक्रिया के दौरान अदालती हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। लेकिन चुनाव पूरा होने के बाद अगर किसी को लगता है कि चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई है, कोई अनियमितता हुई है या उम्मीदवार ने कोई करप्ट प्रैक्टिस की है, तो वो आरपीए 1951 के तहत चुनाव याचिका दायर कर सकता है। कहाँ? हाईकोर्ट में। अच्छा, तो चुनाव के बाद रास्ता खुला है। बिल्कुल, और हाईकोर्ट के फैसले से अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू का रास्ता बंद नहीं है, बस उसे चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद रखा गया है। एक संतुलन बनाने की कोशिश है। ये संतुलन महत्वपूर्ण है। हाँ, और एक और बात याद रखनी है प्रीलिम्स के लिए। अनुच्छेद 103 और 192 के तहत जो राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी सदस्य की अयोग्यता पर चुनाव आयोग की सलाह से फैसला लेते हैं, वो फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है। मतलब अनुच्छेद 329 की रोक उन फैसलों पर लागू नहीं होती। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण डिटेल है। तो इस खंड से मुख्य बातें क्या हुई? प्रीलिम्स टेक अवे: अनुच्छेद 327 संसद की शक्ति, 328 राज्य की शक्ति संसद के अधीन और 329 परिसीमन और चुनाव प्रक्रिया में कोर्ट का दखल नहीं, चुनाव याचिका सिर्फ हाई कोर्ट में, और आरपीए 1950 और 1951 के मुख्य विषय। और मेन्स टेक अवे: विधायी शक्तियों का बंटवारा, संघीय पहलू, संसद की प्रमुखता, अनुच्छेद 329 का औचित्य, समयबद्धता और उसकी सीमाएं, चुनाव याचिका से जुडिशियल रिव्यू संभव
और जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत से इसका संतुलन। तो हमने आज एम लक्ष्मीकांत के अध्याय 80 के आधार पर भारतीय चुनाव प्रणाली के कई अहम पहलुओं पर चर्चा की। हमने देखा कि कैसे संविधान एक स्वतंत्र और शक्तिशाली चुनाव आयोग ECI की स्थापना करता है आर्टिकल 324, कैसे वयस्क मताधिकार आर्टिकल 326 और एक तय चुनावी प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र का आधार है, और कैसे विधायी शक्तियों आर्टिकल्स 327, 328 और न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक आर्टिकल 329 के जरिए इस पूरी व्यवस्था को चलाने की कोशिश की गई है। स्ट्रक्चर, पावर्स, फंक्शंस, ऑटोनॉमी, RPNA 1950, 1951, वयस्क मताधिकार, चुनाव प्रक्रिया, चुनौतियां, न्यायिक हस्तक्षेप, ये सब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कोर टॉपिक्स हैं। प्रीलिम्स में फैक्ट्स, मेंस में एनालिसिस। एकदम। आज की इस चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। आज हम तकनीक के ऐसे युग में हैं जहां डिसइंफॉर्मेशन मतलब गलत सूचना बहुत तेजी से फैलती है। हाँ, ये एक नई चुनौती है। बिल्कुल। और नई तकनीकें जैसे AI से बने डीप फेक वीडियोस या विदेशी ताकतों के साइबर हमले, ये सब चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। तो क्या हमारी मौजूदा चुनावी प्रक्रिया और कानूनी ढांचा इन भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। क्या मौजूदा व्यवस्था काफी है या हमें और मजबूत तकनीकी और कानूनी उपायों की जरूरत पड़ेगी? सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना जरूरी है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर गहन चर्चा के साथ। जुड़े रहें सिंप्लीफाइड UPSC बाय PPP के साथ। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.